नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे सुरंग में फंसी हुई जिंदगियों की। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे हुए मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन दिन रात चल रहा है। टनल के अंदर से मजदूरों की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं और इसके बाद हर कोई राहत की सांस ले रहा है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं और इस मुश्किल घड़ी में ये एक राहत भरी खबर है। उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे हुए मजदूरों को बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन दिन रात चल रहा है। टनल के अंदर से मजदूरों की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। इसके बाद हर कोई राहत की सांस ले रहा है। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं। सुरंग के अंदर मजदूरों की स्थिति कैसी है, इसको देखने के लिए एंडोस्कोपी फ्लैक्सी कैमरा भेजा गया, जिसके बाद जो तस्वीरें सामने आई उससे साफ नजर आ रहा है कि सभी मजदूर अंदर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कैमरे की मदद से अंदर की स्थिति का पता चल पा रहा है। अंदर लाइट की पूरी व्यवस्था है। वीडियो में मजदूरों को सिर पर सेफ्टी हेलमेट पहने हुए देखा जा सकता है। टनल के अंदर फंसे लोगों तक एक वॉकी टॉकी भी अंदर भेजा गया है। मजदूरों से फिलहाल पाइप के जरिए बात की जा रही है। सभी मजदूर अंदर सुरक्षित हैं। इसके अलावा मजदूरों को अब खाने में खिचड़ी, दलिया, फ्रूट्स और अन्य हल्के खाने के सामान भेजे जा रहे हैं। अंदर फंसे मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सुरंग विशेषज्ञों की एक टीम ने साइट का आकलन करते हुए आश्वासन दिया कि फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। बता दें कि 12 नवंबर की सुबह निर्माणाधीन टनल का एक हिस्सा ढह गया, जिसके बाद 41 मजदूर टनल के अंदर फंस गए। उधर सिलक्यारा टनल में फंसे हुए 41 मजदूरों की पहली वीडियो जो सामने आई है, जिसमें टनल में फंसे सभी मजदूर सुरक्षित दिखाई दे रहे हैं। सुरंग के अंदर मलबे में से एक 6 इंच चौड़ी पाइपलाइन डाली गई, जिसे ये देखा गया कि मजदूर जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं और साथ ही साथ इसके जरिए मजदूरों के लिए खाने में खिचड़ी और पानी को भी भेजा गया है। इसी पाइप में एक कैमरा भी डाला गया, जिससे वीडियो सामने आई और वीडियो में देखा जा रहा है कि मजदूर न केवल जीवित हैं बल्कि पूरी तरह से सुरक्षित भी हैं और यह भी देखा जा रहा है कि मजदूर किन हालातों में सुरंग में पिछले 10 दिनों से रह रहे हैं। एक्सपर्ट्स ने वॉकी टॉकी के जरिए मजदूरों से बातचीत की है और ये जानने का प्रयास किया है कि टनल में फंसे मजदूर किन हालातों में हैं, उनकी तबीयत कैसी है और पाइप के जरिए एंडोस्कोपिक फ्लैक्सी कैमरे से सामने आई वीडियो में सारे मजदूर फिलहाल सुरक्षित नजर आ रहे हैं। एक्सपर्ट टीम ने सभी मजदूरों का हौसला भी बढ़ाया है और पूरे देश में ये प्रार्थनाएं अब तेज हो चुकी हैं कि जल्द से जल्द इन 41 जिंदगियों को बाहर निकाला जा सके। तो फंसे हुए मजदूरों का ये एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जनता टीवी पर और एक्सपर्ट से बातचीत में मजदूरों ने बताया है कि वो किन हालातों में है और उनकी तबीयत कैसी है, उनका हालचाल जानने का प्रयास किया गया है। तो मजदूरों के लिए ये खाना पकाया जा रहा है और खाने में अभी तक खिचड़ी भेजी गई है और खिचड़ी एक ऐसा भोजन है जो हेल्दी भी होता है और डाइजेस्टिव भी होता है। इसी को देखते हुए उन्हें खिचड़ी भेजी गई है और साथ ही साथ अब उनके लिए खाना पकाया जा रहा है और इसी खाने को उस पाइपलाइन के जरिए सुरंग तक भेजा जाएगा और उन 41 मजदूरों के लिए खाने का बंदोबस्त किया जा रहा है। तो टनल हादसे में फंसे हुए मजदूरों का ये जो अपडेट है वो हम आपको दे रहे हैं और 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। जहां पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और टनल के अंदर की ये तस्वीर भी हम आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें फिलहाल के लिए ये राहत भरी खबर सामने आई है कि जो मजदूर हैं वो फिलहाल के लिए सुरक्षित हैं और मजदूरों को खाना भी मिल चुका है और मजदूरों के लिए लगातार बेहतर व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो फंसे हुए मजदूरों का जो वीडियो सामने आया है उसने कहीं ना कहीं एक राहत की सांस लेने जरूर दी है, क्योंकि जब इतने दिनों से मजदूर अंदर फंसे हुए थे तो सभी की सांसें अटकी हुई थी कि आखिर जिंदगी की जंग से कैसे वो मजदूर लड़ रहे हैं। पर फिलहाल ये
एक काफी राहत वाली खबर सामने आई है कि जो मजदूर हैं फिलहाल वो सुरंग के अंदर सुरक्षित हैं और उनके लिए तमाम बेहतर व्यवस्थाएं बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वहां तक कैमरा जा रहा है, दिख रहा है कि कौन कौन लोग वहां फंसे हैं। आपको कुछ संतुष्टि मिली कि आपके परिजन अब सुरक्षित हैं अंदर? मोबाइल नंबर आपने देखा वीडियो? नहीं, हम नहीं, उस वीडियो में हम उसको चेहरा नहीं देखे। अच्छा, आपके पति नहीं दिख रहे हैं? नहीं। क्या नाम है उनका? वीरेंद्र किसको? वो नहीं दिख रहे हैं? नहीं। लेकिन वीडियो जो सामने आया है उसमें ये तो दिख रहा है कि जहां पर वर्कर्स फंसे हुए हैं वहां तक अब कैमरा देख पा रहा है कि वो लोग किस हाल में है। आप बातचीत करना चाहेंगे उनसे? अब पुष्टि हो जाए ना तब तक बातचीत करना चाहेंगे? दूसरा को तो नहीं ना पहचान रहे हैं सर, अपना आदमी को पहचानेंगे तब ना कहूंगी कि यही का है। लेकिन अब उम्मीद तो जगी है कि अब आप लोग जब हाँ, बात करें। उम्मीद जगी है। आप लोग बोल रहे हैं तो उम्मीद जगी है, लेकिन फिर अभी बात करूंगी। लोग टनल के अंदर जाकर अपने देवर से बात की आपने? जी, अभी बात किए हम लोग। पहले जो बातचीत होती थी, आज जो आपने बातचीत की, ये कितना अलग था? पहले से आज बहुत अलग है। आज पूरा साफ आवाज आ रहा था और मतलब सब कुछ ठीक है अंदर। वो लोग ठीक है। हम पूछे कि आप लोग वीडियो बनाए थे, तो बोला कि हाँ हम लोग वीडियो बनाए हैं। तो बोले कि उसमें आपका कोई साफ फोटो नहीं आ रहा था। तो बोला हाँ शायद फोटो साफ नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम लोग वीडियो बनाए थे। बातचीत हमारी डायरेक्ट नहीं हुई, निकले हम देखा कि यहाँ खाना पहुँच रहा है। आप लोग जा रहे हो बातचीत करने? बातचीत अभी करने जाते थे सर जी, तो इसलिए कहा 10 बजे के बाद आओ, हम बात करा देंगे, तब तक खाना चल रहा है। निश्चित रूप से सभी एजेंसियां और सभी जो इंजीनियर, टेक्नीशियन, विशेषज्ञ इस काम में लगे हैं, उनकी मेहनत और परिश्रम से 6 इंच की जो पाइप है वो अंदर पहुंच गई है और उससे अब भोजन और सभी प्रकार की जो खाद्य सामग्री है उनके लिए पहुंच पाएगी। निश्चित रूप से ये हम सबको प्रोत्साहित करने वाली है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये रेस्क्यू अभियान पूरा हो, हमारे सभी श्रमिक भाई कुशलता से बाहर आए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार रोज उनकी चिंता कर रहे हैं, रोज उसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और हर संभव वहाँ से सहायता भी हमको प्रदान कर रहे हैं कि जितनी भी एजेंसियां लगी हैं और जो बेहतर तालमेल हो सकता है वो सब हो रहा है। हमने आज माननीय प्रधानमंत्री जी को भी सारी जानकारी दी है। जिस प्रकार से वीडियो आया है और सभी श्रमिक भाई कुशल हैं, हम आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो सब बाहर आएंगे और उसके लिए सभी प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सीएम पुष्कर सिंह धामी को फोन किया और सिलक्यारा में चल रहे बचाव कार्यों का फीडबैक लिया है। सीएम ने कहा कि केंद्र ने आवश्यक उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराए हैं और केंद्र और राज्य की एजेंसियों के परस्पर समन्वय से श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। वहीं सीएम धामी ने उन्हें श्रमिकों से एंडोस्कोपिक कैमरे की मदद से हुई बातचीत एवं उनकी कुशलता की भी जानकारी दी और साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी दी है कि फिलहाल के लिए सभी श्रमिक जो हैं वो सुरक्षित हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस जानकारी को साझा किया है कि श्रमिकों तक पहुंचाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और सफलतापूर्वक मलबे के आर पार किए जाने एवं इसके माध्यम से भोजन भेजने की भी व्यवस्था की गई है। तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और पीएम मोदी ने भी सीएम धामी से इस पूरे मामले को लेकर फीडबैक लिया है। और आपको बता दें कि आज सुरंग के अंदर जो एंडोस्कोपिक फ्लेक्सी कैमरा भेजा गया है, उससे जो वीडियो सामने आई है उसको देखकर साफ तौर पर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो श्रमिक फंसे हुए हैं इतने दिनों से वो फिलहाल के लिए सुरक्षित हैं और उनको सुरक्षित बाहर निकालने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने भी लगातार इस हादसे पर, इस मामले पर नजर बनाकर रखी हुई है और वो पल पल का अपडेट सीएम पुष्कर सिंह धामी से ले रहे हैं। पीएम मोदी ने साफ तौर पर यह निर्देश किया है कि जो भी जरूरत होगी वो संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। केंद्र सरकार पूरी तरह से इस मुश्किल की घड़ी में राज्य के साथ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पल पल का अपडेट लेते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी को आश्वासित कर रहे हैं कि केंद्र सरकार पूरी तरह से राज्य सरकार की मदद में प्रयासरत है और जो
कैमरे से तस्वीर सामने आई है वो वाकई में एक राहत भरी खबर है कि जो श्रमिक फंसे हुए हैं, 41 श्रमिक जो फंसे हुए हैं सुरंग में, वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं और उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था भी लगातार की जा रही है। आज सुरंग के अंदर जो पाइप डाला गया है उसके जरिए भोजन और पानी को भी भेजा गया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए, अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला जुड़ चुके हैं। तो नवीन, आपसे अपडेट तो लेंगे इस पूरे मामले को लेकर, पर आप ये बताएं कि जो श्रमिक हैं वो फिलहाल के लिए कैसे हैं। और आज काफी ज्यादा एक उम्मीद भरा दिन है क्योंकि ये बात सामने आई है कि जो 41 श्रमिक है वो फिलहाल के लिए सुरक्षित हैं। जी मनीषा, निश्चित तौर पर तिलकारा की जो घटना हुई है, कहीं ना कहीं इसको लेकर अगर सरकार की बात की जाए तो लगातार वहां पर राहत बचाव कार्य भी किया गया था। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा, एक जो कैमरा है उसको अंदर डाला गया था। वहां पर जो तमाम जो तस्वीरें सामने आई है, वहां पे श्रमिकों से बात हुई है उस कैमरे के माध्यम से। तो सभी जो श्रमिक हैं सफलतापूर्वक हैं, सभी स्वस्थ हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात ये आई है कि 6 इंच का जो पाइप है उन श्रमिकों जो श्रमिक हैं उन तक पहुंच गया है, जिसके माध्यम से उन्हें खिचड़ी दी गई, दवाइयां दी गई और पानी भी दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक राहत भरी बात जरूर निकल कर सामने आ रही थी। जो तमाम सारे श्रमिक हैं, जो तमाम सारी कयास लगाई जा रही थी कि वहाँ की मौजूदा स्थिति क्या होगी, उस पर विराम लगता हुआ नजर आया। और जो श्रमिक हैं वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और उनसे बात भी हुई है। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण भी जागी हुई सी लग रही है कि जो श्रमिक है अब जल्द ही राहत बचाव कार्य है उसे पूरा करने का काम किया जाएगा। और साथ ही 23 से 24 मीटर की जो दूरी है उसको भी जो ड्रिलिंग मशीन है उसके द्वारा कर लिया गया है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में 1-2 दिन में ही ड्रिलिंग का काम है पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो जो 6 तरीके अपनाए गए हैं इस ड्रिलिंग करने के लिए, चाहे ऊपर से, साइड से, तमाम जगहों से, किस तरीके से उन्हें बाहर निकाला जाए। इसके साथ ही सैटेलाइट की मदद ली जा रही है कि जो बड़े बोल्डर हैं वह सामने ना आने पाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। क्योंकि पिछले दिनों में यह हो रहा था कि जो मशीन चल रही थी उसमें कई बार बोल्डर आने की वजह से जो मशीन है वो खराब हो रही थी। तो इसको भी ध्यान रखा जा रहा है, सैटेलाइट से तस्वीरें ली जा रही है और जो ड्रिलिंग का काम है उसको पूरा करने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल नवीन, और ये भी जानना चाहेंगे कि जो उम्मीद भरी खबर सामने आई है उससे क्या ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाएगा? देखिए मनीषा, समय सीमा को तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो केंद्रीय एजेंसियां वो लगातार काम कर रही हैं और तमाम सारे जो वैज्ञानिक या साइंटिस्ट हैं वहां पर अपने अपने तरीकों से रेस्क्यू के लिए तमाम सारी चीजें बता रहे हैं। तो समय सीमा तो नहीं निर्धारित कर सकते कि 24 घंटे लग सकते हैं या 48 घंटे, लेकिन उम्मीद भरी बात जरूर है कि जो 6 इंच का पाइप है वो पहुंच चुका है। जो श्रमिक है उन्हें खाना पानी मिलने लगा है, जरूरी दवाइयां मिलने लगी है और जो ड्रिलिंग का काम है उसमें तेजी लाने का काम किया जाएगा। ठीक है नवीन, तो बिल्कुल तेजी लाने का प्रयास किया जाएगा। इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वाकई में ये उम्मीद लेकर आया है दिन कि मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाएगा और रेस्क्यू ऑपरेशन में और भी ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। रुक करेंगे अगली खबर का। हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस की ओर से भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई और इस दौरान बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। यूथ कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारी, जिला एवं महानगर के पदाधिकारियों ने भी भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया है। और इस दौरान महानगर अध्यक्ष विशाल भोजक ने कहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा को आगे बढ़ाते हुए यूथ कांग्रेस की ओर से भी हल्द्वानी में भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है। देखिए, जो हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा भी रुकी नहीं है, उसी का स्वरूप आज यहाँ पर भी देखने को मिला है। भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा आज भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पर दोबारा निकाली गई है और जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है डिवाइड एंड रूल करने की, वो हम पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं और उसी के वजह से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी। और हम देश को एकजुट होकर देश में एक भाईचारे का माहौल बनाना चाहते हैं और उसी के तहत हम लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे और जीतेंगे। और आज हमारे युवा कांग्रेस द्वारा और हमारे महानगर अध्यक्ष द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। प्रकार से हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे, उन्हीं के चिन्हों पर चलते हुए, उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए आज युवा कांग्रेस हल्द्वानी द्वारा यहाँ पर भी भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी पूरे भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं, उस प्रकार से हम भी यहाँ पर जो आम जनमानस है, जो महंगाई के खिलाफ लड़ाई है, जो सीबीआई की मांग है हमारे युवाओं की, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है उत्तराखंड के युवाओं की, उसको लड़ने का काम इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से करेंगे।
उधर स्थानीय निकाय चुनाव 2023 को लेकर प्रशासन पूरी तरह से हरकत में आ गया है और नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम के सभी 60 वार्डों में मतदाताओं की गणना का कार्य जारी है। 14 नवंबर को जारी मतदाताओं की गिनती का काम 8 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा और इसके साथ ही 1 जनवरी 2024 तक 18 साल की उम्र पूरा कर चुके युवा अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं, जिसकी समीक्षा और निगरानी के लिए प्रभारी अधिकारियों को नियुक्त किया जा चुका है। देखिए, निकाय चुनाव का मतगणना का कार्य, इसमें नामावली तैयार करने का कार्य प्रारंभ हुआ है, जिसमें हल्द्वानी में 60 नगर निगम में 60 वार्ड हैं, जिसमें हमारे संगणक जो है 14 तारीख से लेकर 8 दिसंबर तक प्रत्येक घर घर में जाकर इसमें गणना कर रहे हैं और एक हमारी वोटर लिस्ट तैयार कर रहे हैं। ये कार्य हमारा प्रारंभ हो चुका है। मंगलौर उपचुनाव में भाजपा की ओर से कई नेता चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं और इसी कड़ी में पूर्व गन्ना मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता स्वामी यतीश्वरानंद ने भी उपचुनाव लड़ने की इच्छा जताई है, जिस पर भाजपा के कई नेताओं ने उनका समर्थन भी किया है और पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि आज तक कभी भी भाजपा मंगलौर विधानसभा जीत नहीं पाई है। भाजपा के लिए ये सीट आज तक चुनौती भरी रही है, लेकिन स्वामी जी को अगर भाजपा ने प्रत्याशी बनाया तो मंगलौर उपचुनाव में पार्टी नया इतिहास और कीर्तिमान स्थापित कर सकती है। गौरतलब है कि कुछ समय पहले बसपा विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी के देहांत के बाद इस सीट पर उपचुनाव होना है, जिसकी अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है। हमारी पार्टी 12 महीने हर रोज चुनाव की तैयारी में रहती है। अब की बार चाहे हमारा लोकसभा का चुनाव हो, पिछली बार से ज्यादा मतों से हरिद्वार लोकसभा जीतेंगे और चाहे हमारा उपचुनाव हो। सरबत करीम जी यहाँ का नेतृत्व करते थे, वो आज हमारे बीच में नहीं है। बहुत अच्छे इंसान थे, अचानक बीमारी से उनका स्वर्गवास हो गया। हम उसकी आत्मा को शांति के लिए भी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। उपचुनाव होने हैं, अगर पार्टी स्वामी जी को मौका देगी तो यहाँ पार्टी मंगलौर विधानसभा में नया आयाम स्थापित करेगी और जोरदार तरीके से चुनाव लड़कर और एक नया इतिहास रचने का काम यहाँ पार्टी करने जा रही है। स्वामी जी को मौका देना चाहिए पार्टी? हाँ, बिल्कुल देना चाहिए। स्वामी जी बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ना जा रहे हैं। स्वामी जी को लोग यहाँ के कह रहे हैं कि आप यहाँ से चुनाव लड़ें, क्योंकि स्वामी जी का काम को लोगों ने देखा है और जब वो गन्ना मंत्री थे पिछली सरकार में तो उन्होंने किसानों के लिए कितने महत्वपूर्ण निर्णय लिए। लोग उसको चाहते हैं कि वो आए और स्वामी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो लोगों को लगता है कि वो निश्चित रूप से मंत्री बनेंगे और लोगों को विकास भी लोगों के अधिक होंगे। ऐसे तो यहाँ टिकट किसी को भी हो तो बहुत अच्छी बात है, पर हम सब जनता की, हम जब लोगों की मांग है कि स्वामी जी को हो, अगर स्वामी जी को यहाँ से टिकट हो तो बहुत भारी वोटों से जीतेंगे और यहाँ एक नया कीर्तिमान इतिहास लिखा जाएगा मंगलौर विधानसभा को। जिस तरीके से नहीं, स्वामी जी के नाम पर कोई बिरादरी नहीं है, कोई जाट गुजर नहीं है। स्वामी जी के नाम सब इकट्ठे हैं, सब लोग एक हैं और एक मत से एक उसमें वोट देंगे सब स्वामी जी को। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा विभाग की ओर से गढ़वाल जोन 2 की क्षेत्रीय खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और 3 दिवसीय चलने वाली इस प्रतियोगिता का शुभारंभ तकनीकी शिक्षा के निदेशक आरपी गुप्ता और तकनीकी शिक्षा परिषद के सचिव डॉक्टर राजेश उपाध्याय, प्रिंसिपल वाई.के. गोयल ने किया। इस मौके पर डायरेक्टर आरपी गुप्ता ने कहा कि खेलों के साथ छात्रों को बेहतर रोजगार मिले, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रतियोगिता में हमारे जो गढ़वाल जोन 2 के 20 पॉलिटेक्निक हिस्सा ले रहे हैं, इसमें 19 राजकीय पॉलिटेक्निक है और एक हमारा सहायता प्राप्त गवर्नमेंट से पूर्णतः सहायता प्राप्त कन्हैयालाल पॉलिटेक्निक है, जो 1956 में स्थापित हुआ था कन्हैयालाल ट्रस्ट द्वारा। और इस आयोजन में लगभग 437 प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें इसमें 300 से ऊपर छात्र हैं और 115 से ऊपर छात्राएं हैं। देखिए, इसमें ऐसा है कि हम लोग जो है हर साल एक प्रतियोगिता कराते हैं और हमारे जो पॉलिटेक्निक हैं वो 71 गवर्नमेंट के हैं और एक एडेड पॉलिटेक्निक, एक KLP पॉलिटेक्निक रुड़की है। 72 पॉलिटेक्निक के हम लोगों ने 4 जोन में बांटा हुआ है और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि चारों जोन में, मतलब पूरे उत्तराखंड में जितने पॉलिटेक्निक हैं उनकी प्रतियोगिता एक साथ प्रारंभ हुई है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत गढ़वाल संसदीय क्षेत्र की सीता माता सर्किट पदयात्रा करेंगे और पदयात्रा देवप्रयाग से शुरू होकर पौड़ी के फलस्वाड़ी तक जाएगी। इस पर जानकारी देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया है कि 22 नवंबर को देवप्रयाग संगम पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद वो रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में पूजा करने के बाद पदयात्रा शुरू करेंगे।
आगामी 22 नवंबर प्रातः रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग से और सीता परिपथ पदयात्रा का शुभारंभ होगा और ये यात्रा रघुनाथ मंदिर से प्रारंभ होकर बाहा बाजार, विदाकोटी, सीताकोटी और रात्रि विश्राम मुछाली गांव में होगा। अगले दिन ये यात्रा वाहनों से होगी और मुछाली में सीता माता मंदिर में प्रातः पूजा अर्चना के बाद जामला खाल, घुड़दौड़ी, डांडा पानी होते हुए रात्रि विश्राम श्री लक्ष्मण मंदिर देवल में होगा। जम्मू में सड़क दुर्घटना में घायल बंगाल इंजीनियरिंग रेजिमेंट के नायब सूबेदार आशीष सरदार की मौत हो गई थी और आपको बताना चाहेंगे कि उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव लखीपुर लाया गया है। वीर जवान सैनिक आशीष सरदार ऑन ड्यूटी सड़क हादसे में शहीद हो गए थे और अब विधि विधान से उनके पार्थिव शरीर को सलामी दी गई और देश के लाल की शहादत पर विधायक अरविंद पांडे और रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा और उनके ग्रामवासियों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये जो घटना हुई है जम्मू में, इसमें जो शहीद हैं उनके परिवार के लोगों के साथ हमने मुलाकात की है और उनको जो भी ये परिवार के लिए बहुत ही शोकाकुल घटना है, जो पूरा हमारा पूर्व सैनिक संगठन है वो भी यहाँ पर उपस्थित है और जिला प्रशासन की तरफ से मैं स्वयं और सरकार की तरफ से मैं स्वयं यहाँ पर उपस्थित हूँ और परिवार को जो भी सहयोग है हम उनसे मुलाकात कर चुके हैं। जो भी उनको आगे उसको सहयोग चाहिए होगा पूरा सहयोग प्रशासन के द्वारा दिया जाएगा। नायक सूबेदार असीत कुमार सरकार हमारे क्षेत्र के गौरव थे। देश के लिए सेवा करते हुए, एक सैनिक के रूप में सेवा करते हुए, अपने ही यूनिट के काम से ही आवागमन के दौरान एक्सीडेंट में दुखद घटना घटी और वह हमको छोड़ के शहीद हो गए। जहां क्षेत्र के लिए नुकसान है, देश के लिए नुकसान है। साथ इस परिवार को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दिलाने के लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता करूंगा। और ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र सैनिकों का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में बहुत पूर्व सैनिक हैं, तो सब पूर्व सैनिकों से चर्चा करके यहाँ पर एक शहीद द्वार, एक सुंदर द्वार एक उनके स्मारक में बने, इसके लिए चर्चा करके जो भी स्थान यहाँ के पूर्व सैनिक यहाँ पर चिन्हित करेंगे, वहाँ पर सरकार के द्वारा और मेरे द्वारा भी एक बहुत अच्छा जो है। उत्तराखंड में 2 दिसंबर से नगर निगमों की जिम्मेदारी डीएम और एसडीएम रैंक के अधिकारियों को दी जाएगी, जिनकी नियुक्ति 6 महीने के लिए की जाएगी। और दरअसल 1 दिसंबर को निकायों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जिसके बाद निकाय चुनाव न कराने पर सरकार इनमें अधिकारियों को तैनात कर देगी। वहीं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि राज्य में निकाय चुनाव सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद होंगे। इसके लिए अभी मतदाता सूची बनाने और निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करने का सर्वे चल रहा है। और आपको बता दें कि प्रदेश में करीब 84 नगर निकाय हैं। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।